हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम CPCH और CHO के नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि निरीक्षण, परीक्षण या उसको वेरीफाई करना या उसका एक एक पहलू को ऑब्ज़र्व करना, एग्ज़ामिन करना, नोटिफाई करना, नोट डाउन करना, कंफर्म करना। ठीक है, ऑफ आउटब्रेक। ठीक है, आउटब्रेक मतलब ये है कि कोई भी, है ना, हम लोग डिजीज़ कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग आउटब्रेक बात करेंगे डिजीज़ेस की। ठीक है, तो कोई भी डिज़ीज़ कंट्रोल से जब बाहर चला जाता है या उसका एक ख़ास समय पे, है ना, कुछ एक ख़ास समय पे अचानक से इतना ज़्यादा केसेस बढ़ जाना या कुछ एक ख़ास पर्टिकुलर स्पॉट पे ज़रूरत से ज़्यादा केसेस अननेचुरल तौर पे मिलना, ये आउटब्रेक कंडीशन कहलाता है। ठीक है, तो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक। ठीक है, जब भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक टॉपिक को बात करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है कोरोना टाइम को जानने का। ठीक है, कोरोना वायरस जब आया चाइना में, वुहान में, है ना, से लेके अब तक जितनी भी चीज़ें हैं, हम एग्जांपल में सब चीज़ों को उनमें देखेंगे कि कैसे इस डिज़ीज़ को इन्वेस्टिगेट किया गया, इसके आउटब्रेक को। ठीक है, मैं बाहर साइड में इसको आउट स्टेशन में बना रहा हूँ वीडियो को, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस साउंड आए, तो काइंडली मैनेज इट। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक। ठीक है, अगर अपन हिस्ट्री देखें तो ढेर सारी ऐसे डिजीज़ हैं जो कि आउटब्रेक कंडीशन में आई और बहुत ही तौर पर ग्लोबल तौर पर इतना ज़्यादा वो पेंडेमिक कंडीशन में गई कि ग्लोबली वो बहुत सारे मॉर्टेलिटी के कारण बनी। ठीक है, एग्जांपल है प्लेग है, ठीक है, स्पेनिश फ्लू है, स्मॉल पॉक्स है, देन स्वाइन फ्लू है, देन सार्स है, मर्स है, देन अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, या जिसको अपन लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। तो अपन एग्जांपल में सब इसी को ही देखेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक अपन चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द ऑकरेंस ऑफ एन आउटब्रेक ऑलवेज सिग्नल्स सम सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द एग्जिस्टिंग बैलेंस बिटवीन द एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जब कभी भी आउटब्रेक आएगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिलेगा या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। किसके ऊपर? एजेंट के ऊपर, होस्ट के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर। या अपन बोल सकते हैं कि जो एपिडेमिकल ट्राइएड है, कहीं ना कहीं इन तीनों ट्राइएड में से किसी एक फैक्टर में अल्टरेशन हो सकता है जिसका इफ़ेक्ट हमारे को डिजीज़ के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो करेंटली अगर अपन लोग देखते हैं तो नोवेल कोरोना वायरस में हम एजेंट के तौर पर देखते हैं, है ना। एजेंट क्या है? नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, और होस्ट कौन है? ह्यूमंस। और एनवायरनमेंट कैसा उसके लिए फेवरेबल होगा? ख़ास तौर पर विंटर एनवायरनमेंट। ठीक है, या ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वो ज़्यादा फेवरेबल है कोरोना वायरस के स्प्रेड के लिए। ठीक है, तो इंडिया में काफ़ी अलर्ट होने का टाइम है क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग विंटर पे आ रहे हैं। तो आने वाला है जो समय है वो इंडिया के लिए काफ़ी क्रूशियल हो सकता है क्योंकि हम लोग भी अब नोवेल कोरोना वायरस के जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है उसके तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अपन लोग इटली, अमेरिका में देखे थे, है ना, फ्रांस में देखे थे, रशिया में देखे थे। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर ये शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, मॉर्टेलिटी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे। लेकिन अभी अगर अपन इंडिया की बात करें तो मॉर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ पर अभी बहुत कम हो चुके हैं। लेकिन अब जब विंटर चालू हो रहा है, लगभग आधा इंडिया में जब विंटर आएगा तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि केसेस बढ़ेंगे और मॉर्टेलिटी भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट में अल्टरेशन आएगा या दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या शिफ्ट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड फॉर अ प्रॉम्प्ट एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन of the cases to uncover the facts
responsible and to guide in advocating control measures to prevent further spread। ठीक है, तो इसमें आउटब्रेक कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करना है कि वो क्या केस है। ठीक है, उस केस के ऊपर से पर्दा उठाना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब कोरोना वायरस स्टार्टिंग में चीन में आया था, वुहान में, तो वहाँ पर अचानक से वुहान जो स्टेट है वहाँ पर एक फ़िश मार्केट माना जाता है कि वहाँ से ये स्प्रेड होना चालू हुआ था। एक जो केस ज़ीरो बोलते हैं ना, जो फर्स्ट केस होता है केस ज़ीरो कहलाता है वो अपने मेडिकल टर्म में। तो केस ज़ीरो जो था, जो पहला देखने को मिला था, वो एक मछली बेचने वाली महिला थी। ठीक है, तो शुरुआत में ये माना गया था कि ये शायद कोई ना कोई सी एनिमल या सी फूड के ज़रिए ये वायरस ह्यूमन तक आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ यही होता है कि इन्वेस्टिगेट करें, केस को अनकवर करें। ठीक है, बहुत ही जिम्मेदारी तरीके से हम लोग उसको देखें कि ये डिज़ीज़ क्या है ना, और ये कैसे स्प्रेड होता है। शुरुआत में तो ये लगा कि नोवल कोरोना वायरस जो है वो एयर में फैल रहा है, टच से फैल रहा है। ठीक है, मतलब कि एकदम जस्ट कॉन्टैक्ट, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से फैल जा रहा है। बाद में कुछ समय बाद पता चला कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, देन ए थर्ड पॉइंट, एपिडेमियोलॉजी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी हमको पता है स्टडी ऑफ द डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कि कोई भी एक डिजीज़ को कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, तो किसी भी आउटब्रेक कंडीशन में कोई भी डिजीज़ का एपिडेमियोलॉजी बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि वो किसको अफेक्ट कर रहा है, कौन से सीज़न में अफेक्ट कर रहा है, मेल्स को कर रहा है कि फीमेल्स को कर रहा है, कितने दिन तक अफेक्ट कर रहा है, क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, खास कौन से पर्टिकुलर एरिया में कर रहा है, खास कौन से सीज़न में कर रहा है। ठीक है, तो ये सब एपिडेमिकल स्टडी के अंतर्गत आते हैं। तो उसको हमको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम लोग डिज़ीज़ के कड़ियों को धीरे धीरे जोड़ने में कामयाब हो सकें। फोर्थ पॉइंट, डिजीज़ आउटब्रेक्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन transmitted through person to person contact, animal to person contact और from the environment और other media। ठीक है, तो डिज़ीज़ है वो यूजुअली जो आउटब्रेक कंडीशन आता है वो कौन से डिजीज़ होंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ ही होंगे जो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हो रहे हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, अगर हम लोग बोलें हार्ट डिजीज़ का आउटब्रेक, ठीक है, तो हार्ट डिजीज़ जैसे कि मान लो अपन बोलते हैं कि हाइपरटेंशन का आउटब्रेक, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हाइपरटेंशन को होने के लिए कोई इन्फेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आउटब्रेक होगा तो वो कोई ना कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ का होगा जो कि कई तरीके से फैल सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे कि पर्सन टू पर्सन, इंसान से इंसान के ज़रिए फैल सकते हैं। एनिमल्स टू इन ह्यूमंस, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि एनिमल्स में होते हैं और वो ह्यूमंस में आते हैं। एनिमल्स को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में आने पे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, और ह्यूमन में मॉर्टेलिटी लाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो सार्स मर्स है ये आमतौर पर बैट में, ठीक है, और पेंगोलियन, ये सब में ऑलरेडी पहले से ह्यूमन एनिमल्स में रहते हैं, लेकिन ये उनको कुछ खास परेशानी उनसे नहीं होती है। लेकिन अगर ये ह्यूमन में आ जाते हैं तो इसमें ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हैं। या तो फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है फ्रॉम द एनवायरमेंटल और अदर मीडिया। एनवायरमेंटल में हमारा बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, हमारे एयर में कुछ तरीके के बैक्टीरिया अगर घुल गए हों, हमारे ड्रिंकिंग वाटर में अगर कुछ तरीके के हो गए हों, या अदर मीडिया मतलब हमारा फूड हो सकता है या हमारा डेली हैबिट हो सकता है, और भी ऐसे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट आउटब्रेक। ठीक है, डिजीज़ आउटब्रेक। ठीक है, तो अपन लोग पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ आउटब्रेक। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं कि कुछ आउटब्रेक मतलब कोई ना कोई इसमें खास टर्म्स आते हैं, एपिडेमिक, एंडेमिक, आउटब्रेक, है ना, तो उसको अपन लोग समझ लेते हैं वो क्या होता है। ठीक है, देन डेफिनेशन ऑफ एपिडेमिक। ठीक है, एन एपिडेमिक इज़ डिफाइंड एज द ऑकरेंस इन अ कम्युनिटी और रीजन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इलनेसेस ऑफ सिमिलर नेचर क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जो ये है आप लोग को डेफिनेशन से एकदम क्लियर समझ में आ गया हो कि क्या है कि ये कि एक ऐसा आउटब्रेक है, ठीक है, जो कि ऑकरेंस होता है इन अ कम्युनिटी
एक कोई खास पर्टिकुलर कम्युनिटी हो सकती है जो कि क्योंकि डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, तो कोई ना कोई कम्युनिटी होगी या कोई ना कोई रीजन होगा। कोरोना वायरस की बात करें तो ये कहाँ से चालू हुआ था? चाइना के वुहान स्टेट से, ठीक है। ग्रुप ऑफ इलनेसेस और सिमिलर नेचर, कई बार वो कई प्रकार के ग्रुप ऑफ इलनेसेस भी हो सकते हैं, मतलब एक तरीके के सिम्टम नहीं, बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। या पहले वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जाता है, बाद में वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में चला जाता है, बाद में वो सीएनएस में चला जाता है, ऐसे भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं। ऑफ इलनेसेस ऑफ सिमिलर नेचर क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। और क्लियरली क्या है वो? एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी के आधार पर बदलते जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली नोन एज डिजीज़ आउटब्रेक, जिसको कि अपन लोग डिजीज़ आउटब्रेक के नाम पर जानते हैं, ठीक है। दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज डिजीज़ विच हैव बीन इरेडिकेटेड और अंडर कंट्रोल, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, गिनी वर्म एट्सेट्रा। डेफिनेशन ऑफ आउटब्रेक, ठीक है। A disease outbreak is the occurrence of disease cases in excess of normal expectancy. The number of cases varies according to the disease causing agent and the size and type of previous and existing exposure to the agent, ठीक है। आउटब्रेक मतलब सीधी सी बात है कि जो डिजीज़ पे ब्रेक लगाया गया था वो ब्रेक खुल गया है, अब वो अनकंट्रोल्ड तरीके से किसी भी तरीके से कहीं भी भाग सकता है, जा सकता है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। बहुत तेज़ी से फैल सकता है, उसको अपन बोलेंगे आउटब्रेक, ठीक है। तो ये क्या है? आउटब्रेक इज़ द ऑकरेंस ऑफ डिजीज़ केसेस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। एक्सेस केसेस में आएगा और नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ केसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, वो अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट क्या है, साइज एंड टाइप ऑफ प्रीवियस एंड एग्जिस्टिंग एक्सपोजर टू द एजेंट, ये सब उसके आधार हो सकते हैं। एन आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन और फूड बॉर्न इलनेसेस में बी डिफाइंड एज 2 और मोर लिंक्ड केसेस ऑफ द सेम illness or the situation where the observed number of cases exceed to the expected number or a single case of disease caused by a significant pathogen। मैं सोचता हूँ कि ऊपर वाला जो डेफिनेशन है काफ़ी अच्छा है आप लोगों के समझने के हिसाब से। तो ये होता है आउटब्रेक। देन है ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजीज़ आउटब्रेक, ठीक है। कोई भी डिजीज़ आउटब्रेक होता है तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली होते हैं, या हमने को क्या क्या चीज़ उसमें जानना होता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन, खोजबीन कर रहे हैं, पतासाजी कर रहे हैं कि डिजीज़ का आउटब्रेक, ये डिजीज़ जो फैल गई है वो क्या है ना, इसका आगे पीछे क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, इसका ABCD है ना, पूरा A to Z चीज़ हमको जानना है। तो वो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? फर्स्ट, टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एपिडेमिक आउटब्रेक और इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एपिडेमिक आउटब्रेक, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका फैलाव कितना है, ठीक है, कितना प्रभावित किया वो, क्या केवल डिजीज़ फैला लेकिन लोगों को मॉर्टेलिटी नहीं किया, या फैला तो केवल कुछ खास लोगों को ही किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ उसमें इंक्लूड होंगे। और ये इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि टाइम, एक कोई स्पेसिफिक विंटर में ही हो रहा है क्या, कोई प्लेस, क्या ये सिर्फ इसी प्लेस पे हुआ, या क्या केवल इसी पर्सन पे हुआ है ना, या केवल फीमेल्स को हुआ, केवल बच्चों को ही हुआ, ठीक है। नोवल कोरोना वायरस की बात करें तो अगर इन्वॉल्वमेंट इन टर्म ऑफ टाइम, अगर हम लोग टाइम देखें तो वुहान में ठंड का समय था, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से मोर्टेलिटी बढ़ी, वहाँ पर वुहान से डर के मारे लोग दूसरे दूसरे कंट्री भागने लगे, तो वहाँ पर वो डिजीज़ पहुँचने लगा और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, ठीक है। और प्लेस वुहान में था, लेकिन आज के समय पे ये पूरा वर्ल्ड वाइड हो चुका है। एंड पर्सन, ठीक है, पर्सन में नोवेल कोरोना वायरस में कोई किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, ये चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल, फीमेल, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स या डिजीज़ सिवियरिटी अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव आता है टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर कंडीशन एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ द एपिडेमिक, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन करना क्या, पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। कुछ हर एक डिजीज़ का एक पर्टिकुलर
सिम्टम्स होते हैं या कारण होते हैं या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डिजीज़ के ऑकरेंस होने पे, ठीक है। जो कि नोवल कोरोना वायरस में अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अंडर में ही रखा गया है ये। अभी तक इसका कुछ खास पर्टिकुलर कंडीशन जो है ये नहीं बताया गया है, क्योंकि ये अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कंफर्म तरीके से इसका हाइपोथेसिस नहीं दिया गया है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द कॉज, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टू डिटरमाइन मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द एपिडेमिक, ठीक है। सेकेंड चीज आता है आइडेंटिफाई करना कॉज, ठीक है, कारण क्या है, ठीक है। नोवल कोरोना वायरस में कारण हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई ये एनिमल के ज़रिए हमारे तक आया है, क्योंकि इसके जो जेनेटिक फीचर्स हैं ये पहले ही सार्स और मर्स से मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको नोवल कोरोना वायरस 2 भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो आया था सार्स और मर्स, इससे इसके जेनेटिक फीचर काफ़ी हद तक मिलते हैं। तो हमको पहले यही जानना है कि आइडेंटिफाई कॉज करना है, सोर्स कहाँ से इन्फेक्शन आया था। इसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है कि एक महिला को आया था जो कि समुद्र की मछलियों को बेचने का काम करती थी एक फ़िश मार्केट में, ठीक है। उसको केस 0 माना जा रहा है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, शुरू में बहुत सारी गलतफहमियां थी कि ये कैसे फैल रहा है, छूने से फैल रहा है तो वो बाहर आ गया, मतलब हवा में फैल गया, तो पानी छू दिया तो वो ख़राब हो गया, है ना। बाद में समझ में आ रहा है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है, ठीक है। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन हो सकता है या पर्सन टू सरफेस भी हो सकता है। उसने खांसा, छींका और वो कोई एक प्लेटफॉर्म में गिर गया और वहाँ पर उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया वायरस को, तो वो बहुत समय तक भी जिंदा रह सकता है या तुरंत मर भी सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टू डिटरमाइन मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द एपिडेमिक, ठीक है। अब हमको नोवल कोरोना वायरस में मेजर्स पता चल गया कि अरे भैया ये जो डिजीज़ है ये क्या है, ऐसा नहीं फैल रहा है, ये केवल ड्रॉपलेट से फैल रहा है। तो अगर हम लोग केवल एक उपाय कर लें, मास्क लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिजीज़ का ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही लेवल तक बच जाएगा। फिर सेकेंड ऑप्शन आता है कि अगर हम लोग हमेशा अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करते रहें या हैंड वॉशिंग करते रहें, तो इसका जो ट्रांसमिशन, अधिकांश जो वायरस जो होते हैं वो या बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं हमारे तक, यूजुअली हमारे हैंड्स के ज़रिए, पीने के पानी के ज़रिए, खाने के ज़रिए। तो इसमें नोवल कोरोना वायरस में खाने में तो ये टिक नहीं पा रहा है, ठीक है। पानी में अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि किस किस लेवल के पानी में कितना स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। वो उसमें बहुत सारे इशू आ जाते हैं, मिस हैंडलिंग आ सकता है, बाकी सब आ सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बोलें कि बोर के पानी में हैं या तो फिर ट्रीटेड वाटर में, तो ऐसा नहीं है, उसमें प्रेजेंस उसका बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब जब चीज़ हम उसके बारे में जान लेते हैं तो हम लोग को कंट्रोल मेजर बनाने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है, ताकि डिजीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए। और दूसरा चीज़ आता है सोशल डिस्टेंसिंग। हमको पता चला कि वायरस जो है ट्रैवल करता है बहुत कम दूरी तक, ठीक है, क्योंकि बाकी जो वायरसेस हैं उससे इसका जो ड्रॉपलेट्स हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, तो ये कम डिस्टेंस कवर करता है। इसलिए बोला कि फिजिकल डिस्टेंसिंग है ना, या सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए कम से कम 1 से 2 मीटर, तो ये वायरस का स्प्रेड होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो ये 3 मेन जो चीज़ बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और फेस मास्क, ठीक है। तो ये इससे हमको समझ में आ गया कि डिजीज़ अगर इतना ही अपन अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये डिजीज़ कम से कम फैलेगा। देन एज फोर्थ ऑब्जेक्टिव, टू मेक रिकमेंडेशन टू प्रिवेंट रीऑकरेंस। अगर जैसे वुहान में, वहाँ का इतना ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहा उनका कि वहाँ पर वो डिज़ीज़ आउटब्रेक होने के बाद भी वो लोग कंट्रोल कर लिए। वुहान में क्या हुआ, चाइना में हमारे इंडिया के जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, है ना। वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पर तानाशाह के जैसा चलता है ना। तो वहाँ पर क्या है, फोर्सफुली लोगों को घर में बंद कर दिया गया, दूसरे स्टेट से फोर्सफुली ढेर सारे मेडिकल स्टाफ्स को डिप्यूट किया गया वहाँ पर, और वहाँ पर डिज़ीज़ को इफ़ेक्टिव तरीके से सारे जो कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ के मेजर्स होते हैं कंट्रोल करने के, वो सारे मेजर्स अपनाए गए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ठीक है। ये सब चीज़ों को अपनाया गया और धीरे 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 करके जितना ज़्यादा केसेस मिलते गया, टेस्ट किए, आइसोलेट किए, और पूरा धीरे धीरे डिजीज़ वहाँ पर अभी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो यही है कि हमको उसको अश्योर करना है कि वो डिजीज़ फिर ऑकरेंस ऑकरेंस वहाँ पर ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे अप्रोप्रिएट मेजर्स हमको रखने हैं कि वो फिर से ना हो जाए। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजीज़ आउटब्रेक।
नेक्स्ट चीज़ आता है स्टेप्स ऑफ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, किसी भी डिजीज़ के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही टाइम टेकिंग चीज़ है ना। शुरुआत समय पे अपन बोल देते हैं ना, अधूरा ज्ञान बहुत ही विनाशकारी भी हो सकता है ना। तो किसी भी डिज़ीज़ को कंफर्म डायग्नोसिस पहुंचने में, कंफर्म उसकी कुंडली बनाने में हम लोग अगर बहुत जल्दबाजी करेंगे तो कई चीज़ें छूट सकती हैं, जिसके कारण से लोगों को गलत नॉलेज चला जाएगा और डिज़ीज़ आउटब्रेक जो है उसको रोका नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरी साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे स्टेप्स को एक एक करके फॉलो किया जाता है, तब ये डिज़ीज़ के आउटब्रेक के कंफर्म डायग्नोसिस को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन क्या क्या स्टेप्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, सेकंड कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक, थर्ड डेवलप एन इनिशियल रफ लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस, ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। दैन डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन एट रिस्क, डेवलप वैलिड केस डेफिनेशन, डेवलप द एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट, ऑर्गेनाइज द लेबोरेटरी वर्क, contact administrative and engineering authorities and establish report collection of information, describe the outbreak, developing various alternative hypotheses regarding the cause of outbreak, testing hypothesis, comparison using analytic epidemiology. Then 13 further search for environmental and other possibility causative factor. 14 final laboratory proof of cause and effective relationship. तो इतने सारे हमारे स्टेप्स आते हैं तब हम लोग किसी डिज़ीज़ के फाइनल जो लिस्टिंग होती है कि डिज़ीज़ का कुंडली क्या है, कैसे होता है, कितने दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कितने दिन का, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे स्प्रेड होता है। तो नोवल कोरोना वायरस का अगर अपन एग्जांपल देखें तो ये डिज़ीज़ आज भी हम लोगों के लिए कई प्रकार की पहेली बनी हुई है। इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आज भी हमारे लिए पहेली हैं, जिसके ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और ये अंडर प्रोसेस में ही है। ठीक है, पर बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल गई हैं कि ये कैसे फैल सकता है। कि जैसे कि अभी पता चला कि ढेर सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है, तो उसमें नोवल कोरोना वायरस टिक नहीं सकता। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन के जरिए हमको पता चला। ठीक है, ये जो नोवल कोरोना वायरस है ये सीवेज वाटर के जरिए नहीं फैल रहा है, तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन के जरिए हमको पता चला है। तो ये क्या है, नया नया चीज़ हमको ऐसे ही पता चलता जाता है। तो अपन लोग 1 बाय 1 पूरे स्टेप्स को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले है वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस। ठीक है, कोई भी एक प्रॉब्लम अचानक से अनसर्टेन आया, अब जैसे कि नोवल कोरोना वायरस आया तो वहाँ पर जब आउटब्रेक हुआ तो वुहान में देखने को ये मिला कि अचानक से उस शहर में एक ख़ास पर्टिकुलर जगह पे कॉमन साइन एंड सिम्टम के लोग आते जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और वो कॉमन साइन एंड सिम्टम थे फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे कि सोर थ्रोट था और रनिंग नोज़ है और कफ है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये सब जो फ्लू लाइक सिम्टम है ये कॉमन सिम्टम दिखे और एक के बाद एक तेज़ी से स्प्रेड होते जा रहा था। ठीक है, तो वहीं से ही इसको शुरुआत में डायग्नोस किया गया कि शायद ये सार्स है। ठीक है, तो जो सार्स पहले ही चाइना में आ चुका है, बाद में मिडिल ईस्ट में भी आया था ये। ठीक है, तो ये शुरुआत में ही सोचा गया कि ये शायद सार्स ही होगा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, ऐसा भी सस्पेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये कोविड है। ठीक है, तो अपन देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस। Verification of diagnosis is the first step in the epidemic investigation to avoid false and arise from misinterpretation of signs and symptoms by the lay public. It is therefore necessary to have the verification of diagnosis of the spot as quickly as possible. ठीक है, तो पहला स्टेप जो आता है कि हमको डायग्नोसिस उसको बनाना है। ठीक है, कि ये डिजीज़ है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही आ गया कि भाई ये हो रहा है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि नया हम नोवल कोरोना वायरस जो है ये एक नया डिजीज़ है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक जो है वो ज़रूरी नहीं कोई नया डिजीज़ ही हो। सपोज़ आउटब्रेक मलेरिया का हो गया। ठीक है, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन यही स्टेप हमको फॉलो करने पड़ेंगे कि वो क्या है वहाँ पर अचानक से लोगों को जो हो रहा है।
तो सबसे पहला चीज़ है वेरीफाई करना कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या वहाँ पे जो हो रहा है आउटब्रेक, ठीक है। सेकंड है, थोड़ा जल्दी जाऊँगा मैं, है ना, कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक, ठीक है। ये जो एपिडेमिक है इसका एग्जिस्टेंस, इसको हमको कंफर्म करना है। इसके लिए अपन करेंगे, दिस इज़ डन बाय कंपेरिजिंग द डिजीज़ फ्रिक्वेंसीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर्स। हम लोग इसमें क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि क्या पिछले साल भी ऐसे ही डिजीज़ का आना सामान्य तौर पर था, ठीक है। क्या सामान्य तौर पर पिछले ही सितंबर में 1000 लोगों की मॉर्टेलिटी हुई थी और इस सितंबर में हमारे पास 2500 लोगों की मॉर्टेलिटी हो गई है। तो ये जो पैटर्न दिखता है ना, जब हम इसको ग्राफिकल तौर पे प्रेजेंट देखेंगे, पिछले 5 साल का देख लिए मान लो, तो हमको समझ में आ जाएगा कि तुरंत अचानक से डाउनफॉल आया या अचानक से रेज़ हुआ, ठीक है। तो हमको समझ में आता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन है, ठीक है। तो कंफर्म करना है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक। क्या ये एपिडेमिक जो एग्जिस्टेंस जो है इसका पुराना ही है, पिछले मौसम में भी ऐसा ही आया था, या इस बार ये कुछ नया तरीके से आया है, या इस बार कुछ ज़्यादा लोगों का हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। सेकेंड स्टेप है कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक। थर्ड चीज़, डेवलप एन इनिशियल या रफ लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस, ठीक है। एक लाइन लिस्टिंग बनाना है, रफली काम है ना, लगभग अंदाजे से कि हाँ ऐसा हुआ है टाइप का, ठीक है। लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस, ठीक है, कि पहला केस जो आया था महिला, उसमें ये सिम्टम थे, वो यहाँ गई थी, वो ये खाई थी, ये की थी, ठीक है। तो ये रफली लाइन लिस्टिंग होता है, संभावित जिसको अपन लोग बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहला है ऑब्टेनिंग अ मैप ऑफ द एरिया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ जगदलपुर में आता है तो हम जगदलपुर का मैप पकड़ लेंगे। पहला केसेस हमको इस वार्ड में मिला, दूसरा केसेस हमको इस वार्ड में मिला, तीसरा केसेस हमको यहाँ मिला, चौथा केसेस हमको यहाँ मिला। अब डिज़ीज़ जगदलपुर से कोंडागांव में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो कोंडागांव में वो कहाँ पर हमको दिखा, तो ये क्या हुआ, एक मैप के ज़रिए हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि डिज़ीज़ का ओरिजिनेशन शायद कहाँ से था। कंफर्म इसको भी नहीं बोल सकते हैं, शायद संभावित कहाँ से था, ठीक है, या कौन से पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन में देखने को मिला। इसमें सेकंड चीज़ आता है काउंटिंग द पॉपुलेशन, ठीक है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके काउंटिंग के हिसाब से ये इसका प्रेवलेंस रेट क्या था या डिजीज़ स्प्रेड रेट क्या था, इसको अपन जानने की कोशिश करेंगे। देन फोर्थ स्टेप्स, डिफाइन द पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक डिज़ीज़ जो है वो अलग अलग तरीके के लोगों पर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स और अपना रूप दिखाती है, सीवियरिटी दिखाती है, ठीक है। नोवल कोरोना वायरस की बात करेंगे अपन लोग, तो नोवल कोरोना वायरस में जो पीपल एट रिस्क हैं वो लोग कौन हैं, सारे ह्यूमंस, ठीक है। चाहे मेल्स हो, चाहे फीमेल्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हों, सभी रिस्क में हैं। लेकिन सबसे हाईएस्ट रिस्क में कौन है, ऐसे लोग जो कि 60 से ज़्यादा के एज के हों, प्रेग्नेंट लेडीज़, कोमॉर्बिड कंडीशंस और बच्चे, ठीक है। यंग पॉपुलेशन को यूजुअली अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उनमें ज़्यादा सीवियरिटी कंडीशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीका है जिसमें हम लोग डिजीज़ का रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पॉपुलेशन लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जो सबसे ज़्यादा अगर नोवल कोरोना वायरस के रिस्क में आ रहे हैं तो लोग बच्चे और बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है। इनफैक्ट तो बहुत लोग हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिस्की है डिजीज़ जो है वो बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए है। लेकिन देखने के लिए ये भी चीज़ मिल रहा है कि बच्चों में इन्फेक्शन तो हो रहा है, लेकिन मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बच्चों में बहुत कम है। इवन मैक्सिमम बच्चों में सिम्टम जो है वो नहीं के बराबर है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आता है डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क में मेडिकल सर्वे, ठीक है। मेडिकल सर्वे मतलब नॉर्मल जो हम लोग मेडिकल सर्वे जो अपन करते हैं कि अपन लोग किस किस एज ग्रुप के जो आए पेशेंट आए, सपोज़ 10 हम लोग सैंपल पकड़ लिए 80 साल के ऊपर 60 साल के ऊपर वालों का, 10 सैंपल पकड़ लिए 10 साल के से 5 साल के बीच के बच्चों का। तो अब उसमें हम लोग सर्वे में देखेंगे कि किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, कौन कौन कहाँ कहाँ से एक्सपोजर हुआ था, ठीक है। तो मेडिकल सर्वे पहला चीज़ है। सेकंड चीज़ है एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट बना लेते हैं जिसमें कि हम लोग
बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि उसका क्या नाम था, एज था, सेक्स था, ऑक्यूपेशन था, सोशल क्लास था, ट्रैवल था, हिस्ट्री था, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर है, ठीक है, कहाँ वो काम करता है, वो क्या काम करता है, क्या खाता है, कहीं बाहर से कुछ खाया था क्या, रॉ फूड खाता है क्या, बहुत सारे चीज़। तो ये सब जब हम लोग रॉ बना लेंगे तो हम लोग को क्या है, जब हमारे जो पेशेंट है उससे को रिलेट करने में हमको बहुत आसानी होगी। सपोज़ अचानक से कोई कोई एक जगह पे जॉइंडिस के केसेस बढ़ गए, तो हम उन सारे 50 के 50 जॉइंडिस केसेस को अपन पकड़ेंगे और उनका ये अपन एपिडेमिकल केस शीट बनाएंगे और देखेंगे कि इन सभी की में सिमिलरिटी क्या थी, ठीक है। तो पहले के जितने जो चाइना में आया उनमें सिमिलरिटी ये थी कि ये जो केसेस है ये वुहान में ही है, ठीक है। और शुरुआत में ये था कि शुरुआत के जो इन्वेस्टिगेशन में था वो सबसे जो एपिडेमिकल केस शीट में देखने को ये मिला कि सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग इन्फेक्ट हुए जो वो फ़िश मार्केट में काम करते थे या वहाँ से सामान खरीदते थे या वहाँ के सप्लाई चेन में जुड़े हुए थे, है ना। तो शुरुआत में पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं ये फ़िश मार्केट से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। देन है थर्ड, सर्चिंग फॉर मोर केसेस, ठीक है। अगर जितना बड़ा हमारा सैंपल साइज़ होगा उतना अच्छा हमारा रिज़ल्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है और नए केसेस को जानने के लिए, ताकि हम लोग डिजीज़ को शुरुआत लक्षण से ही आइडेंटिफाई करना चालू कर दें। देन हमारा फिफ्थ स्टेप आता है डेवलप वैलिड केस डेफिनेशन, ठीक है। एक सही केस डेफिनेशन बनाया जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं डॉक्टर का नाम तो भूल रहा हूँ कि वुहान में जो सबसे पहले इसको कोविड के रूप में पहचाने थे वो डॉक्टर जो है, जब वो पहचान के जब इसको बताए थे कि ये महामारी के रूप में आ सकता है और ये कोविड है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट करवा दिया था, ठीक है। बाद में वो खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे और बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी। फिर बाद में गवर्नमेंट को वहाँ पे अपोलाइज़ करना पड़ा कि हाँ, इनका जो इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग था, फर्स्ट डायग्नोसिस वो कंफर्म डायग्नोसिस था कि ये कोविड 2 ही है ना। तो सब मेन चीज़ आता है डेवलप वैलिड केस डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है, ये जो डिज़ीज़ है ये एक्चुअल में क्या है। पता चला हम लोग इसको जो नॉर्मल वायरल फीवर बोल दिए, है ना। तो नॉर्मल वायरल फीवर कई प्रकार के वायरसेस से हो सकती हैं। अगर हम लोग उसको ऐसे ही मान के चलते तो अभी तक हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई लेवल पर पहुँच गई होती। तो सबसे पहले चीज़ है कि केस को आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना क्लियर तौर पर, जिसमें सबसे मेन चीज़ आता है adequately sensitive. The investigator develop case definition which are adequately sensitive and as well as adequately specific, ठीक है। सेंसिटिव भी हो मतलब स्पेसिफिक भी हो और सेंसिटिव भी हो मतलब कि एक्यूरेट हो, ठीक है। सिक्स चीज़ है डेवलप द एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट, ठीक है। जो एपिडेमिकल केस शीट है, जो अपन लोग पहले भी देखे, एपिडेमिकल केस शीट बनाना है हमको कि हर एक पेशेंट का एक पर्टिकुलर हमको हिस्ट्री लेना है, ठीक है। कि वो पिछले कुछ समय पे कहाँ गया था, क्या खाना खाया था, किस रेस्टोरेंट से खाया था, किस तरीके का खाना खाया था, किस तरीके के लोगों से मिला था, या किस तरीके का वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, किस तरीके का मेल है कि फीमेल है, ठीक है। किस तरीके का ऑक्यूपेशन है, किस तरीके का हाउसिंग कंडीशन है, किस तरीके का एनवायरनमेंट में है। तो इससे क्या है, हम लोगों को ढेर सारे जब केसेस हमारे पास ग्राफिकल तौर पे मिलेंगे तो हम लोगों को कोरिलेशन देखने को मिलने आसानी से पता चल जाता है कि डिजीज़ का संभावित जो स्प्रेड है वो किस तरीके से हुआ है, या किस लोगों को हुआ है, या किस टाइप के लोगों को हुआ है, या किस तरीके के खाने से हुआ है, या किस तरीके के पानी से हुआ है, ठीक है। या कहाँ पर के पानी से हुआ है, खास कौन से जियोग्राफिक के कंडीशन के वालों को हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट है 7th पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग द लेबोरेटरी इंक्लूडिंग एटमोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ लैब वर्क, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अभी हम लोग कोविड के टाइम पे भी देखते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल जो इसमें भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, वायरल फीवर के सिम्टम्स लोगों में दिख रहे हैं, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कंफर्म कैसे करेंगे, जब हम लोग टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है। जो RT-PCR टेस्ट है ये कंफर्म करता है कि हम लोगों को कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो किसी भी डिज़ीज़ में हम लोगों को लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करके ही पता किया जा सकता है कि ये डिज़ीज़ क्या है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन इन लेबोरेटरी वर्क, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबोरेटरी वर्क। लेबोरेटरी वर्क सिर्फ केस आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि
वायरस के प्रेजेंस, बैक्टीरिया के प्रेजेंस को भी जानने के लिए किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ह्यूमन का सैंपल लिया जाए, कभी फूड प्रोडक्ट का भी सैंपल लिया जा सकता है, कभी एनवायरनमेंट के एयर का भी लिया जा सकता है, कभी वाटर का भी लिया जा सकता है, कभी मिल्क का भी लिया जा सकता है, कभी एग का भी लिया जा सकता है, कभी वेजिटेबल्स का भी लिया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट करके बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर संभावित ये वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस वुड इंक्लूड कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ द बॉडी सैंपल्स। ठीक है, और हम लोग अगर किसी भी डिजीज़ को के सैंपल लेना है तो उसके कई प्रकार के रूट्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड हो सकते हैं या कई प्रकार के स्पेसिमेन हो सकते हैं। ब्लड के हो सकते हैं, CSF के हो सकते हैं, स्टूल के हो सकते हैं, थ्रोट स्वैब हो सकते हैं, रेक्टल स्वैब हो सकते हैं, एट्सेट्रा। कॉमनली हम लोग जो RT-PCR टेस्ट के लिए अपन लोग क्या करते हैं, थ्रोट स्वैब लेते हैं, है ना। एनवायरमेंटल सैंपल हो सकते हैं जैसे कि वाटर या फूड आइटम्स। एटमोलॉजिकल सैंपल्स हो सकते हैं जैसे कि मॉस्कीटो एडल्ट्स एंड लार्वा। ठीक है, जो ख़ास तौर पर हम लोगों को डेंगू या मलेरिया के टाइम पर हम लोग को पता कर सकते हैं अपन लोग, चिकनगुनिया के टाइम पे पता कर सकते हैं अपन। एंड एनिमल सैंपल्स। ठीक है, एनिमल सैंपल्स हम लोग जूनोटिक डिजीज़ के लिए ले सकते हैं कि ऐसे डिजीज़ जो कि एनिमल्स से ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो 7th स्टेप था ऑर्गेनाइज द लेबोरेटरी। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग को स्टेप्स अच्छे से याद रहें। 8th स्टेप्स है कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंजीनियरिंग अथॉरिटीज़ एंड एस्टेब्लिश रिपोर्ट। ठीक है, 8th पॉइंट आता है कि हम लोगों को एक मेडिकल कॉलेज में या एक हॉस्पिटल में एक मेडिकल टीम बनाई गई इस डिज़ीज़ को, आउटब्रेक को जांचने समझने के लिए। ठीक है, सपोज़ अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपन बात करते हैं तो सपोज़ ये अभी तक का जो काम था, रोल था, वो एक चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर का था। ठीक है, जो CMOs होते हैं, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल इंचार्ज होते हैं, उनके तक का था। लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि डिज़ीज़ कैसे आउटब्रेक हो रही है, क्या कैसे डिज़ीज़ है, तो अब हमको इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट और अदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि डिज़ीज़ क्या है, कितना लेवल तक फैल सकता है। ठीक है, तो 8th स्टेप है कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंजीनियरिंग अथॉरिटीज़ एंड एस्टेब्लिश रिपोर्ट। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल लीडर्स and administrative authorities of the affected community, establish close rapport with them and allay their apprehensions। ठीक है, हम लोगों को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ कैसे फैल रहा है। हमको पता है कि डिज़ीज़ को अगर नहीं रोका गया तो ये बहुत बुरी तरीके से फैल जाएगा, बहुत लोगों को मॉर्टेलिटी हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो हमको इमीडिएटली इसको इन्फॉर्म करना है लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को। ठीक है, अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको। फिर सेकेंडली जो हमारे हेल्थ सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, हेल्थ सेक्रेटरीज़ को, हेल्थ डायरेक्टर्स को, हेल्थ कमिश्नर्स को, ताकि इसके लिए तुरंत प्लान बनाया जा सके। ठीक है, और दूसरे इंजीनियरिंग अथॉरिटीज़ को। ठीक है, अब हम लोग सपोज़ कोई डिज़ीज़ में हम लोग को पता चलता है कि अरे ये जो डिज़ीज़ है, जॉन्डिस यहाँ पे फैला हुआ है जगदलपुर में, इसका सबसे बड़ा कारण फूड नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर है वो उसमें कंटामिनेशन है। तो अगर हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मतलब कि जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है उसको हम इन्फॉर्म कर दें कि आपका जो वाटर सैंपल लिया गया है उसमें हम लोगों को जॉन्डिस के बैक्टीरिया मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसमें अपना जो उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे या लीकेज को चेक करके सॉर्ट आउट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी इन्फॉर्म करना है और अपने इंजीनियरिंग अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करना है, प्लस उनके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के काम करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है किसी भी डिज़ीज़ के हिसाब से कि क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग उस डिज़ीज़ के बारे में कलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग उस डिज़ीज़ के बारे में स्पेसिफाइड या क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं हैविंग अंडरटेकन द प्रिलिमिनरी स्टेप्स द इन्वेस्टिगेटर proceeds to collect information recording and detail on the epidemiological case sheet
फॉर देयर सब्जेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन नए से नए हमको पता चलते जाए, हम उसके लिए काम करते जाएंगे ताकि लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, शुरू में हमको नोवल कोरोना वायरस में इन्फॉर्मेशन दिया गया हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्हीं को फैल रहा है जिन लोग विदेश यात्रा करके आए हैं। फिर बाद में ये हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, जब वो विदेश वाले हो गए छोड़ के, अब ये देखा गया कि दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। फिर बाद में स्टेट से देखा गया कि ये रायपुर से आ रहा है, विशाखापट्टनम से आ रहा है। फिर ऐसा हो गया कि पूरे कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया है। ठीक है, देन है इसमें अपन लोग क्या क्या करेंगे कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन में, फ्रॉम केस। ठीक है, केसेस के बारे में हम लोग जो जितने भी केसेस आए हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड है सर्च फॉर एडिशनल केसेस एंड मेक द फाइनल लिस्ट। ठीक है, लाइन लिस्ट। फिर अपन लोग करेंगे एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन मतलब हमारे उस एनवायरनमेंट में कहाँ किस लेवल पर फैला, कौन सा एनवायरनमेंट फेवरेबल, जैसे कोविड के लिए पता चलता है कि विंटर सीजन उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, फिर डी है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज हु डिड नॉट सफ़र फ्रॉम द डिजीज़। हम दूसरा चीज़ ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि सपोज़ एक आउटब्रेक होता है डिजीज़ का एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, लेकिन उसमें से सब लोगों को नहीं हो रहा है, कुछ खास लोगों को ही हुआ है ना। तो अपन को एक तरीके से पता चल जाएगा कि कितने लोग इसमें सफ़र्ड हुए, या कौन से उन 10 लोगों में से कौन सा फूड प्रोडक्ट लिए थे जिसके कारण से हुआ। ठीक है, देन है थर्ड स्टेप्स डिस्क्राइब द आउटब्रेक। ठीक है, आउटब्रेक को डिस्क्राइब करना। ठीक है, अब हम लोग काफ़ी हद तक डिजीज़ के बारे में जान गए हैं, अब ज़रूरी है कि हम लोग वो डिजीज़ को धीरे धीरे डिस्क्राइब करें कि डिजीज़ एक्चुअल में होगी क्या। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज़ आता है डेवलपिंग ओवरऑल अटैक रेट। ठीक है, कि ये लगभग एक परसेंटाइल में कि लगभग 100 लोग में से कितने लोग को इन्फेक्ट कर रही है। ठीक है, या एक इन्फेक्टेड पर्सन से कितने लोगों को इन्फेक्शन फैल रहा है। जैसे कि अभी नोवल कोरोना वायरस में एवरेज देखा गया है कि एक कोरोना वायरस पेशेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर है सेकंड डिस्क्राइबिंग द क्लिनिको एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल। ठीक है, तो इसमें प्रोफाइल हमको बनाना है, एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल, कि किस एज ग्रुप को कर रहा है, किसको कर रहा है। तो कोरोना वायरस में अपन देखते हैं कि हर एक ह्यूमन्स को कर रहा है। ठीक है, फिर इसका क्लिनिकल्स क्या है, सर्दी खांसी बुखार, है ना। देन डिस्क्राइब द केस अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन रिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, केस को डिस्क्राइब कर देना है इसके वेरिएबल्स के डिपेंडिंग। ठीक है, कि कौन से सीज़न में हुआ, मेल्स को हुआ, फीमेल्स को हुआ, ट्रैवलर्स को हुआ। ठीक है, देन डिस्क्राइब द आउटब्रेक अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, किस टाइम पे हुआ, ठीक है, कौन से मंथ पे हुआ, कौन से सीज़न पे हुआ। डिस्क्राइब द एपिडेमिक अकॉर्डिंग टू प्लेस, कौन से एरिया से हुआ। डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल कंडीशन जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग द आउटब्रेक, उस समय का वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा था, रेनी सीज़न था, समर था, विंटर था, और आउटब्रेक के बाद वहाँ पर क्या कंडीशन है। शुरू में ये माना गया कि केवल ठंड में फैलेगा। शुरू में भारत में ये चिंता नहीं की गई क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी आ रहा है, गर्मी में वायरस टिक नहीं पाएगा, मर जाएगा बोल रहे थे, लेकिन वो क्या है, बहुत ही तेज़ी से रैपिडली फैला। स्टेप 11 स्टेप्स है हमारा डेवलपिंग वेरियस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द कॉज ऑफ आउटब्रेक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइपोथेसिस डिज़ाइन करना। ठीक है, हमको पता नहीं है डिजीज़ कैसे आउटब्रेक हुआ, लेकिन हम संभावित मान के चल रहे हैं, सस्पेक्टेड मान के चल रहे हैं कि शायद डिजीज़ इससे फैला होगा। तो हम लोग को एक थ्योरी देना है। ठीक है, एक हाइपोथेसिस देना है। जैसे कि शुरू में हाइपोथेसिस दिया गया था नोवल कोरोना वायरस में कि पहला हाइपोथेसिस था कि ये बैट के ज़रिए फैला है। ठीक है, और ये उन लोगों को फैला है जो कि एनिमल मार्केट में फूड लेने जाते हैं या उसको सर्व करते हैं। सेकंड हाइपोथेसिस था कि ये फ़िश मार्केट से फैला है। ठीक है, और उन लोगों के ज़रिए हुआ है जो फ़िश मार्केट में काम करते हैं या वहाँ से लेते हैं। थर्ड हाइपोथेसिस में आया था ये कि ये पुराने जो सार्स और मर्स आए थे पेंगोलियन के ज़रिए फैला है। ठीक है, तो बाद में जो सेकंड हाइपोथेसिस है, जो फ़िश मार्केट वाला हाइपोथेसिस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया, और उसी को ही मानकर अभी कंफर्म केस मानकर चला जा रहा है कि नोवल कोरोना वायरस जो है वो आउटब्रेक जो हुआ है वो फ़िश मार्केट से हुआ है। ठीक है, देन 12th स्टेप है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस कंपेयरिंग यूजिंग एनालिटिक एपिडेमियोलॉजिकल। ठीक है, अब हमको हाइपोथेसिस हम लोग डिज़ाइन किया है, उसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के कई तरीके के मेथड आ सकते हैं। यूजुअली हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट के इसके लिए करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप देखते हैं, जितने भी केसेस आइडेंटिफाइड हुए हैं उनके बीच में सिमिलैरिटी खोजने की कोशिश करते हैं उनके बीच में। तो
तो यहाँ पर जो शुरुआत में जब वुहान में सिमिलरिटी खोजा गया तो जितने लोग शुरुआत में जो आए थे, सबसे शुरुआत के जो केसेस आइडेंटिफाई हुए थे, उसमें यही पता चला कि ऐसे लोगों को फैला है जिन लोग कहीं ना कहीं फ़िश मार्केट में काम करते हैं या वहाँ से सामान लेते हैं या वहाँ के सप्लाई चेन में जुड़े हुए हैं। ठीक है। देन है 13, फर्दर सर्च फॉर एनवायरमेंटल एंड अदर पॉसिबल पॉजिटिव फैक्टर्स, और उसके बारे में सोचना कि क्या इसमें कुछ और दूसरा पहलू भी हो सकता है जो कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में छूट गया हो। ठीक है, इस चीज़ को जानना। एंड अदर पॉसिबल पॉजिटिव फैक्टर, या दूसरे संभावित फैक्टर भी, जैसे कि बीच में शुरू में हमको पता चला कि ड्रॉपलेट से फैल रहा है, फिर बीच में कुछ बात आई कि शायद ये सीवरेज पानी के जरिए भी फैल रहा है और हमारे ड्रिंकिंग वाटर के जरिए भी फैल रहा है, फूड के जरिए भी फैल सकता है ना। तो ये दूसरे ऐसे फैक्टर थे जो कि पॉजिटिव, जो कि दिए गए थे कि शायद संभावित फैल सकता है, लेकिन जब टेस्टिंग किया गया बाद में तो पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ड्रॉपलेट से ही फैल रहा है। 14, फाइनल लेबोरेटरी प्रूफ ऑफ कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। ठीक है, यही है कि हम लोग लेबोरेटरी प्रूफ दें कि इतने सारे जो डिजीज़ेस लोगों को ये जो हुए हैं प्रॉब्लम, वो एग्जैक्टली नोवल कोरोना वायरस के कारण ही हुए हैं। ठीक है, या एग्जैक्टली इसी डिजीज़ के कारण से हुए हैं। तो ये क्या है, डायरेक्टली हम लोगों को बेसिक मेडिकल एविडेंस देता है कि कोई भी डिजीज़ कंफर्म तौर पर यही डिजीज़ है और उसके रिलेशनशिप। देन एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी डाटा हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आते हैं इसमें। टेक्निकल चीज़ है कि हम लोगों को जितने भी डाटा हैं उनको क्लब करना है और उसको अलग अलग साइंटिफिक मेथड के जरिए एनालाइज करना है, जिसमें कि बेसिकली मैं एक आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के जरिए बताता हूँ, जो कि केस फैटेलिटी, ठीक है, ये जो CFR रेट जो बोलते हैं अपन, वो कैसे निकालते हैं आमतौर पर। नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डायरियल डिजीज, जिसमें डायरिया का एग्जांपल ले लिया गया है। मान लो मैं आपको कोविड का एग्जांपल देता हूँ, तो नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड डिजीज, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ केसेस विथ डायरिया कोविड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम, उसी समय पर दूसरे समय पर फ्लू लाइक सिम्टम से और कितने लोगों की डेथ हुई थी, इंटू 100, जो आएगा वो अपना CFR रेट आएगा, केस फर्टिलिटी रेट आएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आप लोगों को स्टेप्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।